हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टडी पर। आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 10 का जो हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, क्लास 10 का रासायनिक प्रक्रिया एवं क्लास 10 का रासायनिक प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। तो यानी रासायनिक प्रक्रिया एवं रासायनिक समीकरण में तो हमने देखा था कि वियोजन क्रिया और अपघटन क्रिया क्या कहते हैं। तो उसमें यानी थोड़ा सा पीछे चलते हुए कवर करेंगे रासायनिक क्रियाओं के प्रकार। इसमें से आपका एग्जाम में जरूर आएगा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन करके आए। ठीक है ना। यानी या तो आपसे अपघटन क्रिया पूछे या तो वियोजन क्रिया पूछे, कोई एक क्रिया आपसे एग्जाम में जरूर पूछेगा। ठीक है ना। तो रासायनिक क्रियाओं के प्रकार में सबसे पहले जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, दोनों बातें भी होती हैं। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। अब देखेंगे संयोजन या अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य उत्पाद नहीं बनाते, तो ऐसे क्रिया क्या कहलाती है? हमारे पास संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, उसके अतिरिक्त कोई अन्य उत्पाद नहीं बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। डेफिनेशन आप सुन के लिख सकते हैं। ठीक है ना। डेफिनेशन आप सुन लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या ले लिया, हमने ले लिया H2 प्लस O2, तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? मान लीजिए हमारा बना H2, इसके अतिरिक्त कोई अन्य उत्पाद नहीं बचेगा। सबको मालूम है कि इधर वाले को विकारक, इधर वाले को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे मान लीजिए और रिएक्शन ले सकते हैं N2 प्लस H2, तो क्या बनेगा हमारे पास? NH3। ठीक है। तो बैलेंस कर लेंगे, वो बात की बात है बैलेंस। बस देखिए, यानी कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थ, इधर 3 भी पदार्थ रह सकता है, 4 पदार्थ रह सकता है, 6 रह सकता है, कितना भी रहेगा, मगर रिजल्ट इधर जो रहेगा एकल उत्पाद बनेगा। कोई एक बनेगा, इस प्लस करके आगे कोई नहीं रहेगा। ठीक है ना। इसकी पहचान ये होती है कि लेफ्ट साइड में कई सारे उत्पाद रहेंगे, मगर राइट साइड में क्या रहेगा? एकल उत्पाद रहेगा, यानी एक से ज़्यादा कोई और उत्पाद उधर नहीं रहेगा। यानी एक ही गुण वाला यौगिक हमको मिलेगा या पदार्थ मिलेगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य पदार्थ हमको नहीं मिलेगा, तो ऐसे क्रिया क्या कहलाती है? हमारे पास क्या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जब मान लीजिए इधर हमने लिख दिया 1 3 5, तो इसका रिजल्ट टोटल मिल गया कितना? 5 3 8 8 9, यानी ये रिजल्ट यानी 9 मिल जाए। इसका अतिरिक्त 6 5 और कोई नहीं होगी। ठीक है ना। जैसे अगर मान लीजिए NH4Cl अगर बात की जाए, मान लीजिए इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर NH3 में टूट गया और Cl में टूट गया, तो यहाँ पर देखिए इस यौगिक दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है। दो भागों में टूटना चाहिए। रिजल्ट क्या होना चाहिए? केवल अकेला होना चाहिए, एकल उत्पाद होना चाहिए। एकल के अतिरिक्त कोई अन्य उत्पाद नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये योगात्मक प्रक्रिया नहीं है। ठीक है ना। तो आपको पहचानना बहुत जरूरी है। आपसे एग्जाम में दे देगा, पूछेगा तो बताइए कि निम्नलिखित में यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ऐसे भी क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है ना। तो आपके यहाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला आता है हमारे पास प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर बात की जाए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमारे पास कोई एक यौगिक होता है। यौगिक का अणु या परमाणु किसी दूसरे अणु या परमाणु द्वारा क्या हो जाता है? यानी परमाणु द्वारा क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है और वहाँ पर वो परमाणु आगे जुड़ जाता है, तो ऐसे क्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए Zn प्लस हमने ले लिया CuSO4, ये Zn आएगा, इसको रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस करके हटा देगा, क्या बनेगा? ZnSO4 और क्या बनेगा? हमारा Cu चला गया। तो ऐसे यानी कहने का मतलब किसी यौगिक के देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये यौगिक है। ठीक है ना। जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है, और बेसिक जानते हैं। तो यौगिक के परमाणु या अणु की जगह पे कोई अन्य परमाणु अगर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, उसको हटाकर और स्वयं उसका स्थान क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा।
तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ पर एक ही परमाणु वाले यानी कहने मतलब इसको एकल प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है ना। नाम तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसका नाम जिंक है, इसका नाम क्या है? अगर बात की जाए तो कॉपर सल्फेट। अगर जनरली अगर बात की जाए तो कॉपर सल्फेट और इसको एक और नाम बोलेंगे क्यूप्रिक, क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक सल्फेट। ठीक है ना, क्यूप्रिक सल्फेट। जैसे कॉपर +1 होता है तो हम लोग क्यूप्रस कहते हैं, ठीक है। और कॉपर पे जब 2+ चार्ज होता है तो क्या कहते हैं? क्यूप्रिक कहते हैं। ये सब आपको बहुत आना जरूरी है, ठीक है ना। यानी आपको 4 चीज बहुत जरूरी आना चाहिए। पहले तो आपको 10 पढ़ने के लिए परमाणु क्रमांक याद होना जरूरी है, बिल्कुल संख्या सहित कितने परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु भाग क्या होता है, ठीक है। दूसरा आपको यानी पहला आपको परमाणु क्रमांक यानी संख्या सहित वो भी कितना तक, 1 से लेकर ज़्यादा तक नहीं याद कीजिएगा, 1 से लेकर 20 तक 30 तक याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगा। 1 से 20 तक भी याद किए रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगा। 30 तक जैसे जिंक कॉपर जरूरत के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो हमारे पास धरायनों के नाम होने चाहिए। क्या होना चाहिए? धरायनों के नाम, धरायनों के नाम। जैसे मान लीजिए हमने आपने लिख दिया CO, CO2O, तो ये जो देखिए इसलिए नाम है क्यूप्रस सल्फेट। ये क्या है? क्यूप्रिक सल्फेट। तो ये अंतर है, ठीक है ना। तो धरायनों के नाम में सबको मालूम है, कम वाला रहता है तो नाम अस लगता है, अधिक वाला रहता है तो इक लगता है, ठीक है। तीसरा आपको क्या आना चाहिए? ऋणायनों के नाम। क्या आना चाहिए? ऋणायनों के नाम। ऋणायनों के नाम में जैसे मान लीजिए S2 रहता है तो सल्फाइड बोलते हैं, SO3 2- रहता है तो सल्फाइड, SO4 2- रहता है तो सल्फेट। यानी कम वाले के नाम में हम किसका प्रयोग करते हैं? ID का। बीच वाले के नाम में IT का, सबसे अधिक वाले के नाम में KT का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये इस पे हम वीडियो डाल चुके हैं, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख सकते हैं, ठीक है। जाकर पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अगर 10th का पढ़ेंगे तो बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि हर जगह आपको नाम लिखना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो कितना नाम रटेंगे, रटने के बजाय क्या कर लीजिए, ये लेक्चर पढ़ा हुआ है इसके बारे में, आप जाकर उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद 10th के चैप्टर को स्टार्ट कीजिए और तब अच्छे से आपको क्या होगा, क्लियर समझ आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये तो था आपका, तो यही चीज क्या है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है प्रतिस्थापन क्रिया में, एक और बात आपको ध्यान देना है, इसमें हमको ये चीज देखना है कि हर जगह संभव नहीं है कि हमारे पास प्लस वाला आएगा, प्लस वाले को हटाकर जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तो ठीक था, अगर ये हमारे पास कॉपर इधर हो जाए, ZnSO4 हो जाए, तो ये नहीं हो, ये आए इसको हटाकर मान लीजिए CuSO4 और G, तो कहने का मतलब ये जो है, अब मान लीजिए ये इसको रिप्लेस कर देता है, तो ये आएगा तो इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी सक्रियता जिंक की सक्रियता ज़्यादा है, तो जिंक की सक्रियता ज़्यादा होने के कारण कॉपर के लवण के लिए में से कॉपर के लवण के लिए कॉपर को हटाकर स्वयं उसका स्थानांतरण कर सकता है। मगर यहाँ पे देखिए कॉपर की सक्रियता कम है, जिंक का लवण है, जिंक की सक्रियता ज़्यादा है, तो ये हटाने जाएगा तो स्ट्रॉन्ग, इस कारण ये क्या होगा, इसको हटाने नहीं देगा, इसकी सक्रियता ज़्यादा उसको हटा देगा, ठीक है। तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो इस कंडीशन में अभिक्रिया संभव नहीं, ठीक है ना। तो दोनों अभिक्रिया सही नहीं हो सकती। तो आपको सक्रियता भी ध्यान देना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमको सक्रियता भी ध्यान देना कि किसकी सक्रियता ज़्यादा है। अगर सक्रियता ज़्यादा है तो कोई परमाणु जो होगा उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर स्वयं उसका स्थान क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जिसमें हम धातु अधातु के बारे में डिस्कस करते हैं, वहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत रसायन से रिलेटेड तो आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला हम बात करें, अगला आता है हमारे पास, अगला क्रिया बात की जाए तो अगला आता है हमारे पास वियोजन। कि कौन सी क्रिया आती है? वियोजन। कौन सी क्रिया? वियोजन, ठीक है। अगली बात की जाए तो वियोजन, वियोजन, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। अब देखिएगा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो जब किसी बुक में यानी उतना ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं दिया रहता है, ठीक है। वियोजन आपको ध्यान देना है, वियोजन भी होता है अपघटन भी होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। वियोजन जहाँ पर रहेगा वहाँ पर भी एक उत्पाद रहेगा, दो भागों में टूटेगा, और अपघटन भी रहेगा तब भी वही रहेगा, बस अपघटन और वियोजन में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। अब ध्यान रखिएगा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई पदार्थ बाह्य कारक से प्रभावित होकर, बाह्य कारक मतलब बाहर से हम उष्मा दे सकते हैं, विद्युत धारा दे सकते हैं, बाहर से कोई बाहरी यानी कुछ बाह्य कारक लगाएंगे और बाह्य कारक से प्रभावित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे कणों या पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया कहलाती है।
वियोजन अक्रिया कहलाती है। और बाय कारक को हटाते ही, बाय कारक को हटाते ही पूरा अपनी अवस्था को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेते हैं। यानी अगर बाय कारक धीरे धीरे बाय कारक का प्रभाव हटा दे तो अपनी अवस्था को क्या कर लेता है, फिर से ग्रहण कर लेता है जैसे पहले रहता है। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब वियोजन क्या होता है, अगर बात की जाए इसके थ्रू, तो वियोजन जो होती है, वियोजन की बात की जाए, वियोजन आपका जो होता है, वियोजन याद रखिए, वियोजन में पहला आप याद रखिएगा, वियोजन क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है, उत्क्रमणीय अक्रिया होती है। क्या होती है, उत्क्रमणीय अक्रिया होती है। वियोजन के बारे में याद रखिएगा। वियोजन और याद रखिएगा, वियोजन दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका ऊष्मीय वियोजन होता है। क्या होता है, ऊष्मीय वियोजन। और आपका क्या होता है इसमें, ऊष्मीय वियोजन। और आपका अगला होता है आयनिक वियोजन। क्या होता है, आयनिक वियोजन। तो वियोजन की बात की जाए तो वियोजन अभी जाने में पता है कि जब कोई पदार्थ बाह्य कारक से प्रभावित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में विभक्त हो जाता है, जैसे क्रिया कहलाती है, वियोजन अक्रिया कहलाती है। और बाह्य कारक को हटाते ही पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर ले तभी उसको हम वियोजन बोलेंगे। नहीं तो उसको अगर बाह्य कारक को हटाते अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं करेगी तो उसको उस समय वहाँ पर हमारा अपघटन अक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी पहचान होती है कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड को हमने गर्म किया, अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड तो एरो ऐसे रहना चाहिए, ये आपका पहचान है। ठीक है। पहला पहचान क्या है, उत्क्रमणीय होना चाहिए। और दूसरा पहचान है कि दो या दो से अधिक पदार्थों में क्या होना चाहिए, टूटना चाहिए। ये दो आपको कंफर्म, पहला तो उत्क्रमणीय हो, और दूसरा इस बात को आप क्या कीजिएगा कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे पदार्थों में क्या हो, विभक्त, पदार्थों में विभक्त है, छोटे छोटे पदार्थों में। दो चीज का होना चाहिए, पहले तो उत्क्रमणीय होना जरूरी है, और दो या दो से अधिक, दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा तो क्या कहलाएगा, वियोजन अक्रिया कहलाएगा। और तीसरा आपको ये बात याद रखना, उत्क्रमणीय मतलब वही। ठीक है। अब यानी कहने होते ये दोनों बातों को क्या होना बहुत जरूरी है, उत्क्रमणीय होना। और याद रखिएगा एक चीज और ध्यान रखिए कि लेफ्ट में एकल अभिकारक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई एकल अभिकारक है और दो पदार्थों में टूट जाता है, यानी दो उत्पादों में टूट जाता है, टूट के दो अलग अलग उत्पाद देता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, आपका वियोजन अक्रिया होगी। और वियोजन अक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय होती है। और यहाँ देखिए तो इसको हम गर्म किए, तो जैसे ही हमने गर्म किया तो गर्म करेंगे तो NH3 और किसमें टूट जाएगा, ऐसे ही। आज जैसे हम ठंडा करेंगे इस चीज को, फिर से हम ठंडा करेंगे, क्या करें, ठंडा। ठीक है। तो ठंडा करेंगे तो फिर से अमोनियम क्लोराइड का जाएगा, मिल जाएगा। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। क्या है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, कोई दिक्कत। ठीक है। अब देखिएगा एक बार और सुनिए, वियोजन अक्रिया अच्छे से सुन लीजिएगा, डिफरेंशियल को सुनिए और अच्छे से लिख लीजिएगा। जब कोई पदार्थ बाह्य कारक से प्रभावित होगा, जब कोई पदार्थ बाह्य कारक से, कोई एक पदार्थ ले लिया, ठीक है, वो बाह्य कारक से प्रभावित होकर, बाह्य कारक बाहर से हम गर्मी दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, ठीक है, बाह्य कारक से प्रभावित होकर दो या दो से अधिक, दो या दो से इधर तीन चार कुछ भी हो सकता है, उधर एक अकेला रहेगा, इधर दो या तीन कुछ भी रहेगा। ठीक है ना। तो बाह्य कारक से प्रभावित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी अक्रिया क्या कहलाती है, वियोजन अक्रिया कहलाती है। और साथ ही अगर बाह्य कारक को हटाया जाए, यानी बाह्य कारक का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है, तो पुनः वो अपनी अवस्था को क्या करने लगता है, प्राप्त करेगा, तभी वो क्या कहलाएगा, वियोजन अक्रिया कहलाएगा। वियोजन क्या होती है, वियोजन अक्रिया उत्क्रमणीय अक्रिया होती है। ठीक है ना। वियोजन अक्रिया क्या होती है, उत्क्रमणीय अक्रिया होती है। वियोजन अक्रिया दो प्रकार की होती है, पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा आयनिक वियोजन। ठीक है ना। अब ऊष्मीय वियोजन क्या होगा, यदि कोई यौगिक ऊष्मा के कारण हो रहा है, यानी कोई पदार्थ हमारे ऊष्मा के कारण जो है दो से अधिक भागों में टूट जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा वियोजन होगा, ऊष्मीय वियोजन होगा। अगर कोई हम पदार्थ देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन है क्योंकि गर्म कर रहा है, ठीक है ना, ऊष्मा के कारण। ठीक है ना। तो इसके कारण हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, ऊष्मीय वियोजन होगा। ठीक है। अगर बात की जाए आयनिक वियोजन की, किसकी बात की जाए, आयनिक नाम से ही पता चल रहा है, आयनिक वियोजन यानी आयनों में टूट गया। ठीक है ना। जब कोई यौगिक को जैसे बाह्य कारक से प्रभावित होकर आयनों में विभक्त हो जाए,
क्या हो जाए, आयनों में विभक्त हो जाए। और जैसे जैसे बाह्य कारक का प्रभाव हटेगा और फिर से अपने आयनों में जिस भाग से टूटा है उसी भाग को क्या कर ले, प्राप्त कर ले, तो वहाँ पर कौन सा वियोजन होगा, आयनिक वियोजन होगा। जैसे मान लीजिए NaCl, तो जैसे गलित NaCl यानी जल में इसको डालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और Cl। तो यहाँ पर कौन सा आयनिक टूट जाए तो आयनिक वियोजन, यानी कोई पदार्थ जो होता है गलित अवस्था में क्या कर जाता है, आयनों में टूट जाता है तो क्या कहलाता है आपका, और फिर संयुक्त होकर उसी अणु के रूप में चला जाता है, तो वहाँ पर कौन सा क्रिया होती है, आयनिक वियोजन होती है। क्या होती है, आयनिक वियोजन। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आगे देखा जाए, अगला होता है हमारे पास उष्मीय, अब देखा जाए अपघटन देखा जाए, क्या देखा जाए, अपघटन। वियोजन का ठीक थोड़ा सा उल्टा होता है, अपघटन का मतलब भी टूटना, वियोजन का मतलब भी टूटना। ठीक है, अब अपघटन क्या होता है, जब कोई यौगिक क्या पदार्थ, ठीक है, जब कोई पदार्थ बाह्य कारक से प्रभावित होकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और बाह्य कारक को हटाते ही पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब है कि एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो, ठीक है ना, जैसे एक बार मान लीजिए जल गया, तो जल जाए तो अगर जो इसका क्या है, अगर राख हुआ है, अगर राख को फिर से चाहे तो बनाना तो बना नहीं सकते। यानी एक बार मान लीजिए दूध है, दूध फट गया तो दूध फट जाएगा तो दोबारा क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, यानी कहने मतलब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, यानी दूसरा गुड़ वाला यौगिक दे देगा, तो फिर से उस गुड़ से इस गुड़ का यौगिक नहीं बन सकता जो जिस गुड़ में पहले था। समझ आ रहा है? यानी मान लीजिए हमारे पास दूध है, दूध फट गया तो दूध फट जाएगा तो नया गुड़ वाला यौगिक बनेगा, और नया गुड़ वाला यौगिक बनेगा तो अगर चाहेंगे दूध फटे हुए दूध से फिर दूध को कन्वर्ट करना तो वो हमारे को हो नहीं पाएगा, यानी उस गुड़ वाला फिर से मिल नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिएगा अपघटन की बात करें तो जब कोई यौगिक या पदार्थ बाह्य कारक से प्रभावित होगा दो या दो से अधिक छोटे छोटे कणों में या पदार्थों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, अपघटन क्रिया कहलाती है। और बाह्य कारक को हटाते ही पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। और अपघटन क्रिया यह एक अनुत्क्रमणीय होती है, क्या होती है, यह अनुत्क्रमणीय क्रिया क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अक्रिया होती है, क्या होती है, अनुत्क्रमणीय अक्रिया होती है। एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होने वाला नहीं। ठीक है ना, एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हो गया तो फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट होने वाला नहीं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, HgO, ये गर्म करेंगे तो यानी हीट देंगे तो उसमें देखिए क्या टूट जाएगा, Hg प्लस। तो मान लीजिए हमारे पास दो स्पर्श तो यानी कहने मतलब एक बार टूट गया, यानी ये चीज़ टूट गया, या मर्क्यूरियस ये टूट गया, यानी मर्क्यूरी का ये टूट गया तो दोबारा अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इससे फिर से अगर बनाना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर ये एरो को देखकर पहचानेंगे। ठीक है ना, लेफ्ट साइड ये अकेला रहेगा, लेफ्ट साइड क्या रहेगा, अकेला, और इधर जो राइट साइड जो होगा दो या दो से अधिक छोटे छोटे कणों में क्या होगा, टूटा हुआ रहेगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्या है, अनुत्क्रमणीय। देखिए जो एरो दिख रहा है, सिग्नल एरो ऐसे रहेगा तो उसको अनुत्क्रमणीय बोलेंगे, अगर ये एरो ऐसे रहे तो उसको क्या बोला जाएगा, उत्क्रमणीय। यानी उत्क्रमणीय का मतलब ऐसी अक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है तो उसे उत्क्रमणीय अक्रिया कहा जाता है। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए बर्फ से पानी, फिर पानी से बर्फ फ्रिज में रख दे, जम जाएगा। यानी कहने मतलब ऐसी अक्रिया कहलाती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, यानी अग्रभिन्नत भी होता है पश्चिम, यानी आगे भी जाता है पीछे, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, यानी अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक, तो वहाँ पर क्या ऐसी अक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय अक्रिया कहलाती है। और अनुत्क्रमणीय किसे कहते हैं, एक बार अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाने के बाद फिर से उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो पाता है तो उसे क्या कहा जाता है, अनुत्क्रमणीय। यानी ऐसी अक्रिया जो एक बार अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित हो जाने के बाद दोबारा उत्पाद से अभिकारक में परिवर्तित नहीं हो पाती है तो क्या कहलाता है आपका, वहाँ पर कौन सा होता है, अनुत्क्रमणीय। तो यानी अपघटन क्रिया क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्रिया होता है। क्या होता है, अनुत्क्रमणीय क्रिया। ठीक है ना, ये भी दो प्रकार का होता है, ये भी क्या होता है, दो प्रकार का। पहला उष्मीय अपघटन, दूसरा आपका क्या हो, वैद्युत अपघटन। क्या हो गया, वैद्युत अपघटन। पहला आपका उष्मीय अपघटन, दूसरा आपका वैद्युत अपघटन। ठीक है, पहला आपका क्या, उष्मीय अपघटन, उष्मीय अपघटन, और दूसरा आपका वैद्युत। उष्मीय अपघटन क्या होता है, किसी यौगिक को
उष्मा देने पर किसी यौगिक या पदार्थ को हम उष्मा देते हैं तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। और टूट जाने के बाद पुनः अपनी मात्रा को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर पुनः आता है उसमें, यानी उष्मा के कारण, जिसके कारण टूटेगा वो, ठीक है, उष्मा के कारण टूट रहा है तो उसमें अपघटन। अगर विद्युत धारा को देने के कारण वो टूट रहा है तो या दो से अधिक यौगिकों में टूट रहा है, कणों में टूट रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वैद्युत अपघटन है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए, वैद्युत अपघटन जैसे मान लीजिए Na ले लिया, Na तो Na अलग और Cl क्या आ जाएगा, Cl, इसमें आयन नहीं होती है। और किसकी एक गलित अवस्था है, किससे गलित अवस्था, गलित अवस्था यानी जलीय, उसके लिए गलित अवस्था। सोडियम क्लोराइड का हमने लिक्विड लिया, उसके अंदर क्या कर दिया, विद्युत धारा का प्रवाहित की। तो विद्युत धारा के कारण वो क्या कर रहा है, नाम से पता चला वैद्युत अवस्था लिखेंगे, वैद्युत अपघटन, ठीक है, वैद्युत अपघटन, वैद्युत यानी क्या विद्युत धारा के कारण ऐसा हो रहा है, तो क्या विद्युत अपघटन, यानी जब कोई यौगिक की गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने से दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में व्यक्त हो जाता है, तो वहाँ पर कौन सा अपघटन होता है, वैद्युत अपघटन होता है। तो मैं देखें किसी यौगिक के जलीय यानी गलित अवस्था या जलीय विलीन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो या दो से अधिक छोटे छोटे पदार्थों में व्यक्त हो जाता है, तो ऐसे क्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है, क्योंकि विद्युत धारा के कारण, आप देख सकते हैं विद्युत धारा के कारण हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो विद्युत अपघटन यदि उष्मा के कारण टूट गया, अभी जैसा हमने लिया था Hg प्लस को अभी लिया था ना, जस्ट Hg प्लस Hg और O2 में टूटा, जब उष्मा के कारण टूटा है तो उसमें अपघटन यहाँ से पहचान लेंगे, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा अपघटन है, क्योंकि एक बार एक केला है दो भाग में टूट गया, तो या तो अपघटन या तो वियोजन। जब कोई टूटेगा, जब अकेला कोई पदार्थ दो भाग में, पेंसिल है दो भाग में टूटेगा, या तो अपघटन या तो वियोजन, आसानी से जुड़ जाएगा तो वहाँ पर वियोजन हो जाएगा, नहीं जुड़ पाएगा तो क्या है आपका अपघटन है। तो यानी कहने का मतलब कोई यौगिक है दो भागों में भी टूट गया, तो यहाँ पर एरो देख लीजिए, टूटेगा तो याद रखिएगा या तो वियोजन या तो अपघटन, या तो वियोजन या तो अपघटन, ठीक है ना, दो ही चीज हो सकता है। मगर अगर अपघटन हो गया, एक बार टूट गया तो दोबारा वैसा हो नहीं सकता, तो वहाँ पर कौन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। अगर एक बार टूट गया फिर से उस चीज को हम प्राप्त कर सकते थे, जो दोनों दिशा में हो सकता है, जिससे मिलकर बना फिर से उस चीज में चला जाए, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वियोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर उष्मा के कारण होगा तो उसमें वियोजन, और उष्मा के कारण होगा तो उसमें अपघटन रहेगा, अपघटन वाला रहेगा तो उसमें अपघटन, वियोजन वाला है तो उसमें, ठीक है, ज्यादा देखो। अब देखिएगा अगला आता है हमारे पास, इतना तो अगला देखा जाए तो हमारे पास आता है एक और क्रिया होता है। उससे पहले हमारे पास देख लीजिएगा, उससे पहले थोड़ा सा उष्मा क्षेपीय क्रिया देखिए और उष्मा शोषीय क्रिया देखिए। यानी उष्मा क्षेपीय यानी वह क्रिया देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला हमारे पास है, अगला हमारे पास उष्मा क्षेपीय, उष्मा क्षेपीय वो अपघटन पढ़ा चुके, द्वितीय विस्थापन पढ़ा चुके, ठीक है ना, वहाँ पे जहाँ पे एकल विस्थापन परसों पढ़ा है तो वहाँ पे समझा चुका, ठीक है। अब देखिए उष्मा क्षेपीय क्रिया की बात की जाए तो यदि वह रासायनिक क्रिया जिसके दौरान उष्मा का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, जिसके दौरान ऊर्जा क्या होती है, निकलती है, निर्मुक्त होती है, तो आपको कौन सी क्रिया होती है, उष्मा क्षेपीय क्रिया होती है। और जिसके दौरान ऊर्जा का क्या होता है, उष्मा का क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, उष्मा शोषीय क्रिया होती है। क्या होता है, उष्मा शोषीय, उष्मा क्षेपीय और उष्मा शोषीय क्रिया, यानी जिसके दौरान ऊर्जा का अवसर्जन हो वो उष्मा क्षेपीय, जिसके दौरान यानी जिसके लिए जिस रासायनिक क्रिया होने के लिए उष्मा की जरूरत पड़ेगी एक तरह से, यानी जो बाहरी वातावरण से चाहे हम दे चाहे बाहरी वातावरण से काम चले, उष्मा का क्या होगा, अवशोषण होगा, तो आप सब कौन होगा, उष्मा शोषीय क्रिया। शोषी देख लीजिए, पता ही चल रहा है नाम से पता, उष्मा क्षेपीय होता है, निकलता, ठीक है ना, इस तरह से। तो जिसके दौरान ऊर्जाएं क्या होती है, निर्मुक्त होती है, वहाँ पर कौन सी होती है, उष्मा क्षेपीय, और जिसके दौरान ऊर्जा क्या होती है, ग्रहण की जाती है, यानी दूसरा रासायनिक क्रिया को कराने में तो ऊर्जा की जरूरत है, या तो बाहरी वातावरण चारों तरफ क्या है, बाहरी तो वातावरण है तो उससे काम चला गया, तो हम क्या करेंगे, जैसे खाना, तो खाने क्या होता है कि हम बनाते समय उसको क्या आग से मतलब कि तो चारों तरफ के वातावरण से मतलब होता है, ठीक है ना, तो चारों तरफ का वातावरण यदि गर्म है तो खाना अपने आप बनने लगेगा। अगर उस गर्म को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर देकर चारों तरफ का वातावरण क्या करते हैं, सिलेंडर अगर मान लीजिए गैस चालू करते हैं तो गैस क्या करता है, गैस तो जहाँ अगर जिस वस्तु पे हम रखे हैं तो मान लीजिए वो चारों तरफ का वातावरण क्या करता है, गर्म करता है, गर्म करने के बाद चाहे उसको मिलता है, तो उस रासायनिक क्रिया होने के लिए उष्मा का जरूरत है। उष्मा का कैसे हम दे रहे हैं, चाहे बिजली के जरिए दें उसको, जरूरत थोड़ा कि आग के जरिए, ठीक है ना, तो बिजली के जरिए दे सकते, कैसे भी हम दे सकते हैं, बस उसको क्या हो जाएगा, गर्म मिलना चाहिए,
जितना ऊर्जा की जरूरत है ऊर्जा मिलनी चाहिए, कैसे मिले, तो क्या करना है, अपना रिएक्शन चालू कर देगा, वो नहीं देखेगा कि कहाँ से मिल रहा है, ठीक है, बस उसको उतना ऊष्मा चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा जिसके दौरान ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी, और जिसके कराने में ऊष्मा का क्या करना पड़ता है, अवशोषण होता है, वहाँ पर क्या होता है, ऊष्माशोषी, ठीक है। देखिए पहचान क्या होती है, मेन इसका पहचान होता है, एग्जाम में आपसे डिफिनेशन कब पूछता है, ये क्यों दे देगा, रिएक्शन देगा, जैसे मान लीजिए हम अपने तरफ से मान लें कि हमारे पास अगर मान लीजिए CH और ऑक्सीजन कुछ भी जैसे मान लीजिए N2 प्लस H2 और यहाँ पे N2 प्लस H2 और NH3 बन गया, देख लीजिए, ठीक है ना, अपने तरफ से मान रहे कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारे पास अगर यहाँ पे प्लस लिख दिया जाए, मान लीजिए 890 केल्विन जूल और मूल ऊर्जा केल्विन पर मूल ऊर्जा मूल यूनिवर्सिटी कितना ऊर्जा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ऐसा दिखाई दे, ठीक है, तो हमारे पास अगर इसकी पहचान ही देखिएगा यहाँ से किलो कैलोरी, कैसे किलो कैलोरी, किलो, तो आपको रहेगा, तो इसके दौरान ऐसा रहेगा, तो अगर ये प्लस में लिखा रहेगा, यदि प्लस में लिखा रहेगा तो वहां पर देख लीजिए प्लस में रहेगा तो क्या होगा, ऊष्माक्षेपी, क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। अगर यही यहाँ पर माइनस में लिखा होता -890 केल्विन 1 किलो कैलोरी, तो यहाँ पर क्या होता, ऊष्माशोषी, क्या होता है, ऊष्माशोषी। तो बस आपको पहचानना होता है कि कौन ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है, ठीक है ना, कौन ऊष्माक्षेपी है, कौन ऊष्माशोषी है, ठीक है। तो आपको दे देगा कोई भी रिएक्शन और पूछेगा कि बताइए ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी, तो एक बात नोट कर लीजिएगा कि जब ध्यान से जब जो ऊर्जा दी है, ठीक है, जब ऊर्जा का मान उत्पाद के तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ होता है, तो धनात्मक चिन्ह के साथ होता है तो वहाँ ऊष्माक्षेपीय ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अगर वही ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो, ऋणात्मक अगर बात की जाए, अगर ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो वहाँ ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इस बात पे याद रखिए, यानी आपको क्या करना है, एक चीज को ध्यान रखना, अगर जब ऊर्जा का मान उत्पाद की तरफ धनात्मक चिन्ह के साथ, यानी जो भी हमारा जो ऊर्जा की वैल्यू जो दी रहेगी अगर धनात्मक चिन्ह के साथ उत्पाद की तरफ लिखा हो तो याद रखिएगा वहाँ पर क्या होगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी, यानी उसके दौरान ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है, ऊर्जा क्या हो रही है, निर्मुक्त हो रही है, ठीक है। अगर कोई ऋणात्मक चिन्ह के साथ उत्पाद की तरफ, ये आपको बात याद रखना, उत्पाद के तरफ, ठीक है ना, उत्पाद की तरफ, अभिकारक की तरफ नहीं होता है, ठीक है, उत्पाद की तरफ दिया और धनात्मक चिन्ह के साथ क्या होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, और ऋणात्मक चिन्ह के साथ तो ऊष्माशोषी होगा। अगर हमारे पास कोई वैल्यू अगर ऋणात्मक सिंबल के साथ दिया भी है, जैसे मान लीजिए हमने कुछ लिख लिया, अपने तरफ से मान रहे, ठीक है ना, ऊर्जा अभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो हम ले रहे हैं -32 किलो कैलोरी और यहाँ पे लिख दिया हमारे पास वो बन गया N2, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये बना, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास बना है तो ये माइनस है, ये माइनस को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस, तो प्लस 32 नहीं है, तो प्लस में निकला उत्पाद के साथ, तो प्लस में क्या होगा आपका ऊष्माक्षेपी, जो क्रिया दी है
इसके दौरान ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है ना। तो आपको कौन सी होगा, उष्माक्षेपी होगा। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर राइट साइड में दिया हो तो उसको पहले लेफ्ट साइड में दिया हो, कहाँ दिया हो, लेफ्ट साइड में, तो पहले काम क्या आप राइट साइड ट्रांसफर कीजिए। और राइट साइड ट्रांसफर करने के बाद यदि वैल्यू प्लस को हो जा रही है, जैसे बात है कोई चीज हम लेफ्ट से राइट ट्रांसफर करते हैं तो सिंबल बदल जाता है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। और राइट साइड ट्रांसफर करने के बाद यदि राइट साइड ऑलरेडी दिया है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, प्लस से मिला लीजिए, प्लस है तो क्या उष्माक्षेपी, माइनस है तो उष्माशोषी। अगर लेफ्ट साइड दिया तो पहले राइट साइड ट्रांसफर कर लो, ठीक है ना। ये जानकर याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तुरंत मान जाए पता चल जाए कि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या है तो हमने बताया कि अगर प्लस में हो तो उष्माक्षेपी, तुरंत लिख लीजिएगा कि अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी। आपसे एग्जाम में दे देगा ये सब पूछेगा, बताइए कि अभिक्रिया कौन सी, उष्माक्षेपी है उष्माशोषी। अगर यहाँ पे देखो अगर ये माइनस सिंबल के साथ तो माइनस सिंबल के साथ हो तो क्या लिखेंगे, उष्माशोषी, उष्माशोषी क्या बोलेंगे, उष्माशोषी। तो याद रखिएगा किधर के साइड, उत्पाद प्रोडक्ट के साइड, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, उत्पाद की तरफ बोल रहे हैं, वितरक की तरफ नहीं बोल रहे, ठीक है ना। तो पहला काम क्या होता है, उसको आप क्या करेंगे, उत्पाद के साइड ले जाएंगे। उत्पाद के साइड ले जाने पर यदि ऑलरेडी उत्पाद के साइड दिया तो चेंज करने की जरूरत नहीं, मिला लेंगे आपसे। अगर प्लस में दिख रहा है तो उष्माक्षेपी, माइनस में दिख रहा है तो उष्माशोषी। अगर वो नहीं दिया अभिकारक के साइड है तो उसको किधर लेके जाएंगे, उत्पाद के साइड ले जाएंगे। और उत्पाद के साइड ले जाने के बाद ये ध्यान देंगे प्लस बन रहा है तो उष्माक्षेपी बोलेंगे, अगर माइनस बन रहा है तो उष्माशोषी बोलेंगे। तो ये चीज आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप देख लीजिए आगे, देखिए आगे हम बात करते हैं तो आगे हमारे पास आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। अब देखिएगा नाम से पता चला ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का योग, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी जिसके दौरान वो रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। और एक तरह से बोला जाए कि जिसके दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मुक्त होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को त्याग किया जाता है वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीकरण क्रिया होता है, ठीक है ना। यानी कहने के बाद इसके संदर्भ में बोला जाए तो ऑक्सीजन का क्या बोला जाए, ऑक्सीजन का इसके दौरान क्या क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और दूसरी बात क्या, हाइड्रोजन का निकलना, क्या हो, हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान ये चारों में से कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। तीसरी बात है इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ये कहलाता है ऑक्सीकरण, ठीक है ना। और चौथी बात इसके बाद है तो जो हमारे पास जो एटम होता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में यानी किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन 10 है, जैसे मान लीजिए हमें रिएक्शन लिख छोटा Mg+4 हमारा Mg, तो इस देखिएगा ये कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण है। कौन सी क्रिया है, ऑक्सीकरण। कैसे पहचाने कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इस स्टेटमेंट का फॉलो करना। और एक चीज और बात है, हाइड्रोजन तो है नहीं तो इससे कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, त्याग किया तभी नहीं इसमें प्लस जाता है। इस कंडीशन को खाना इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, जैसे कमी देख लीजिए यहाँ पर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के पास अगर पूछे तो कहोगे परमाणु क्रमांक 12 है तो इस समय इलेक्ट्रॉन कितना है, Z बराबर P बराबर E, तीनों क्या होता है, सिमिलर होता है। जब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है तो उसकी परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर। किसी अनावेशित परमाणु के अंदर उपस्थित जो होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। कब, जब वो अनावेशित होता है। अनावेशित का मतलब जब उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, उस कंडीशन में जो होता है प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान हो जाती है। जब आवेशित हो जाता है तो P और E आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज जाते हैं। यानी कहने का मतलब P डज नॉट E हो जाता है तब जब उसमें चार्ज आ जाता है +1 -1 +2 ऐसे कुछ करके चार्ज आ जाते हैं तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उस एटम के क्या हो जाता है, आपस में डिफरेंट हो जाता है। अगर उसमें चार्ज नहीं है तो क्या होगा, P और E आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस कंडीशन में P और E क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अगर किसी एटम में कोई चार्ज नहीं, जैसे सोडियम है तो सोडियम जब सिंपल है तो जैसे सोडियम है सिंपल, तो इस कंडीशन में इसका P और E आपस में क्या है, बराबर। क्योंकि प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी क्या आएगा, ये आप देखिए
सोडियम। अगर प्लस हो गया तो प्रोटॉन क्या होगा, प्रोटॉन तो 11 का रहेगा मगर इलेक्ट्रॉन क्या होगा 10 हो गया। तो बताइए ये आपस में चेंज हो गया तो P डस ना P, यानी जब चार्ज आ जाता है यानी आवेशित हो जाता है तब उसके प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए ऑक्सीकरण क्रिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यानी जिसके दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजनों का निकलना और बात की इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। तो अभी हम लिखे थे कि मैग्नीशियम लिखे Mg+O2 तो क्या मिला था, Mg मिला था, मिला था नहीं मिला था। और बात की यहाँ पर सिंपल एक बैलेंस से बात छोड़ो, मैग्नीशियम में कितना है 12 इलेक्ट्रॉन धातु त्यागेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी किसके पास होता है, त्याग कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होने का चांस किसे पता, तो 12 है। यहाँ पर हम पूछा जाए तो ऑक्सीजन कितना है मैग्नीशियम, तो कहोगे सर x मान लीजिए, ऑक्सीजन पे -2 = 0 तो x बराबर कितना आ गया +2, तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है। +2 का मतलब क्या, मैग्नीशियम के पास पहले 12 इलेक्ट्रॉन था, जब चार्ज नहीं था 2 निकाल दिए तो कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। यहाँ पर E बराबर कितना था 12, जब चार्ज नहीं था तब E बराबर 12 था, यहाँ पर 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, कमी, संख्या में कमी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जहाँ कमी होगा, जिस एटम के पास मान लीजिए एक एटम के पास 10 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन के बाद उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वहाँ पर उसके साथ क्या होगा, उसने ऑक्सीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित किया। अगर उसी की संख्या में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, 10 था 10 से 12 हो जाए तो वहाँ पर क्या होगा, आपका अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचयन। यानी किसी एटम के पास या किसी धातु के पास यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में उसकी कमी हो रही है तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी है क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। और हाइड्रोजन का निकलना है क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इन चारों में से कोई बहुत तरीके से डिफिनेशन बनाया जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो ये बात है कि किसी एटम के पास जब किसी एटम का ऑक्सीकरण होता है तो याद रखिएगा पहले उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और जैसे ही उसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं अपचयन। ठीक है, अपचयन यानी ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन देखा, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया देखते हैं। अपचयन बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन का योग होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का योग यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। दूसरा बात भी है ऑक्सीजन का निकलना, जैसे ठीक उसके उल्टा, ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना, ठीक उसके विपरीत होता है। ठीक है, और चौथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वहाँ पर कमी हो रही थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे कोई तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, वृद्धि। ये 4 लक्षण है। अपचयन होने के कितने लक्षण होते हैं, 4। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि, अपचयन होने के 4। पहला तो या तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद यदि बात की जाए तो ऑक्सीजन का निकलना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना भी क्या होता है, अपचयन का ही गुण होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी, किसी एटम के पास यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, क्या हो रही, वृद्धि। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही, वृद्धि हो रही, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके साथ क्या हुआ हमारे पास, वहाँ पर उसका क्या हो गया, अपचयन हुआ। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास G प्लस CuSO तो क्या बन गया, ZnSO4। और यहाँ पर देख लीजिए उसके बाद C। अब बात की जाए तो जिंक अकेला है, जिंक अनावेशित है, तो अनावेशित होता है तो कोई एटम जब अनावेशित होता है तो P बराबर क्या होता है, यानी Z, P को ही Z बोलते हैं, यानी परमाणु क्रमांक प्रोटॉन होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में जिंक का परमाणु क्रमांक 30 है, तो 30 का मतलब इसके इलेक्ट्रॉन कितना है, 30 है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 30। इलेक्ट्रॉन नंबर कितना है, 30। यहाँ पे देखिएगा अगर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर यहाँ पर 2 चार्ज है, क्योंकि जब तक इस पे चार्ज नहीं आएगा तब तक इसके साथ जुड़ा नहीं होगा। तो कॉपर के यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 है। कितना है, 2। तो कॉपर का चार्ज 2 है, मतलब कॉपर होता है टोटली अगर बात की जाए तो कॉपर 29 होता है। और कॉपर 2+ का मतलब क्या होगा, कॉपर के पास फिलहाल में जब यहाँ पर इसके साथ जुड़ा है, अगर कोई एटम कोई धातु किसी के साथ जुड़ा है तो जाहिर सी बात है, याद रखिएगा उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हुई, कमी हुई है, तभी वो जुड़ा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा, यानी प्लस चार्ज आ जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा। और त्याग करेगा तो उसकी संख्या में क्या आएगी, कमी आएगी। जब कमी आएगी तो उस पर क्या आएगा, आवेश आएगा। इस बात का याद रखिएगा।
तो जब किसी के साथ कोई अगर धातु जुड़ा है जाहिर सी बात है उस पर कोई चार्ज प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज है, जिसके कारण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी, कमी होगी। अब देखिएगा तो कॉपर यहाँ देख सकते हैं कॉपर 29 होता है, कॉपर यहाँ पे +2 का मतलब कॉपर के पास 29 में तो 2 निकाल दो, कॉपर के पास क्या है 27, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है 27 इलेक्ट्रॉन, कितना है 27, तो यहाँ पर कॉपर की बात की जाए तो कॉपर यहाँ पर कितना है, इसके पास कितना है 27, हम धातु की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जिंक देखिए जिंक यहाँ पे जुड़ गया ना, तो जिंक जुड़ गया तो जाहिर सी जुड़ा है तो 4 है, तो जिंक पर 2 चार्ज है, कितना चार्ज है 2, तो जिंक 30 होता है तो कितना हो गया 28, क्या हो गया 28, यहाँ पर जिंक के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 28। अब कॉपर देखो कॉपर अकेला है इसके साथ जुड़ा है, तो आगे से जब नहीं होता तो बोले जितना उसका परमाणु का प्रभाव इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कितना हो गया ये E बराबर कितना हो गया इसका 29 हो गया। तो देख सकते हैं जिंक पर जिंक 30 था, 30 से क्या हो गया 28, तो जिंक का क्या हो गया ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया ऑक्सीकरण, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो रही है कमी हो रही है, क्या हो गई है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी हो गई। और देख सकते हैं कॉपर 27 से क्या हो गया 29, 27 से क्या हो गया 29, तो क्या हो गया अपचयन हो गया, क्या हो गया अपचयन। तो यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण, कॉपर का क्या हो रहा है अपचयन, क्योंकि कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर और जिंक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, देखो 30 से क्या हो गया 28, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होगी कमी, तो जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में रिएक्शन के पश्चात कमी हो जाती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है ना। और क्रिया के पश्चात जिसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होती है वृद्धि होती है, उसका क्या होता है अपचयन होता है। तो इसके संख्या में देख लीजिए कॉपर 27 से 29 हो गया, वृद्धि हो गई, तो वृद्धि हो गया तो मतलब वृद्धि किससे रिलेटेड है, देखो वृद्धि किससे अपचयन से, किससे अपचयन, तो कॉपर के यहाँ पर क्या हो रहा है अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण देख लीजिए जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण 30 से कितना हो जा रहा है, तो एक जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रिया दोनों एक ही साथ एक ही समय घटित होती है तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसको हम क्या बोलते हैं अपचयन उपचयन। अपचयन का मतलब हो गया अपचयन देखिए, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आज जब कोई ऐसा रासायनिक समीकरण आपको मिलेगा जिसमें एक एटम का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण होगा और दूसरे एटम का क्या होगा अपचयन होगा, उसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही साथ एक ही समय घटित होती है तो ऐसे अभिक्रिया क्या कहलाती है आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जब ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही साथ एक ही समय में घटित होती है तो वहां पर क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए एक बार और समझ लीजिए, ऑक्सीकरण से शुरू करते हैं, ऑक्सीकरण होता है पहले ऑक्सीकरण देखिए, यानी ऑक्सीकरण में क्या होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, पॉइंट नंबर 1 ऑक्सीजन का, ठीक है। और बात की जाए ऑक्सीजन में क्या जुड़ना, उसके बाद बात की जाए तो ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कभी कभी त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी, ये 4 लक्षण किसके होते हैं ऑक्सीकरण के लक्षण होते हैं। अगर बात की जाए अपचयन की तो अपचयन में क्या होता है हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और ऑक्सीजन का निकलना होता है और इलेक्ट्रॉनों को क्या करना होता है ग्रहण कर, इलेक्ट्रॉनों का जहाँ पर ग्रहण होगा वहाँ पर क्या होगा अपचयन होगा, ठीक है ना। और एक तरह से इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा कोई एटम तो पहले ग्रहण कर रहा है मतलब उसकी संख्या में क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि तो वहाँ पर क्या होगा अपचयन होगा। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में यदि ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही साथ एक ही समय घटित होती है तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल है, ठीक है ना, ये रेडॉक्स अभिक्रिया का भी एग्जांपल है, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया दोनों एक ही साथ एक ही समय क्या होती है घटित होती है तो वहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ आएगी। अब देखिए ये ऑक्सीकरण अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। अब अगला एक चीज होता है जो थोड़ा बहुत लड़कों को कंफ्यूज करता है, जो होता है हमारे पास ऑक्सीकरण, क्या होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अलग चीज है, ऑक्सीकारक क्या है अलग चीज, ठीक है। तो ऑक्सीकारक के बारे में क्या है देखिएगा, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, तो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं एक बात है देखिएगा। और हम पहले बताएं कि जो ऑक्सीकरण द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो अधातु जो ऑक्सीकरण मान लीजिए जो हमने धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो ऑक्सीकरण वाला इलेक्ट्रॉन हुआ और ऑक्सीकरण वाले इलेक्ट्रॉन को जो अधातु ग्रहण करता है उस अधातु को हम क्या कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं, क्या कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। कोई दिक्कत, जैसे मान लीजिए हमारे पास देखो
जिंक है, अभी लिए थे कॉपर सल्फेट। तो जिंक इलेक्ट्रॉनों को त्याग रहा है और त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है? कॉपर। जैसे हम लोग पढ़ेंगे डेनियल सेल हाई स्कूल इंटर पढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तो जिंक को ये क्या कर रहा है? ये ऑक्सीकरण त्याग कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो ये त्याग रहा है, तो जिसके कारण ये तो ऑक्सीकरण अक्रिया हो गई, करण अक्रिया, ऑक्सीकरण अक्रिया, ठीक है ना। और ये ग्रहण करता है तो क्या होता है? अपचयन अक्रिया। मगर ऑक्सीकरण अलग चीज है। तो ये हमारे पास ऑक्सीकरण द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। कौन ग्रहण कर रहा है? कॉपर। यानी ऑक्सीकरण वाले इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इसलिए क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक। क्या है? ऑक्सीकारक, ठीक है। यानी ऑक्सीकरण द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है उसी हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। यानी जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है उसे क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपचायक कहा जाता है। क्योंकि वो जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सामने वाला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो उसकी अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी जल्दी से, और जितना जल्दी से अपचयन अभिक्रिया कराएगा तो उसे क्या कहा जाएगा? अपचायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचायक, ठीक है ना। और ऑक्सीकरण द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकारक, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब अगर जो तेजी से इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो बढ़िया क्या है? अपचायक है। समझ रहे हैं? ऑक्सीकारक अलग, ऑक्सीकरण अलग चीज है, ऑक्सीकारक अलग चीज है, अपचायक अलग चीज है, अपचयन अलग चीज है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा उसे अपचायक कहेंगे। ठीक उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले को क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। एक बात लिख लेते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाले, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाले को अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को त्यागने वाले को, इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले को क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक बात और ध्यान सुनिएगा कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग करना, समझ देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा, ठीक है ना। उल्टा होता है इस बात में, इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण है, मगर त्यागने वाले को जो त्याग रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इलेक्ट्रॉन जो त्याग रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन त्याग, तो ये त्यागने वाली जो प्रवृत्ति है इसे तो हम ऑक्सीकरण बोलेंगे, मगर इस जिंक को क्या बोलेंगे? अपचायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अपचायक। क्योंकि ये जैसे त्यागेगा तो सामने वाला ग्रहण करके उसका अपना अपचयन अक्रिया कर लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ये बात रखिएगा। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। एक बार और ध्यान से लीजिए कि इलेक्ट्रॉन त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है। तथा इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले को क्या कहते हैं? आपका अपचायक कहते हैं।
और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, तथा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, आक्सीकारक कहते हैं। ठीक है ना, तो ठीक उल्टा होता है। ठीक है, तो ये बात रखिएगा, आक्सीकरण, आक्सीकारक, अपचयन और अपचायक अलग चीज है। ठीक है, तो इस बात को अब देखें अगले वीडियो में। हम इसके आगे थोड़ा सा चैप्टर बचा है, बस लास्ट, इसके बाद लेक्चर आएगा और लेक्चर में आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो भी इसके एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोग को पता है कि इस बार जो है पैटर्न चेंज हो चुका है, 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर का अच्छे से करना क्या है, बहुत जरूरी है। और बायोलॉजी का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो भी आपका मैथ, सोशल साइंस, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे। ठीक है, धीरे धीरे करके प्लेलिस्ट पूरा तैयार कर दिया जाएगा, आपको हर चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।